अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर आई कैप ने आटम 2022 में एक और सवाल पूछा था जो कि ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में था। मतलब आई कैप ने कहा था कि ट्रू फॉल्स में आपने जवाब देना है। गिव रीजंस फॉर स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड एज फॉल्स। ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट आपको नजर आती है तो सिर्फ ट्रू आप लिखेंगे, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट आपको फॉल्स नजर आती है तो आप उसकी जस्टिफिकेशन भी देंगे कि वो फॉल्स क्यों है। ठीक है जी बच्चों। तो ये आई कैप के स्टडी डेस्क के अंदर हमने इन सवालों का जवाब ढूंढना है। मैं आपको साथ साथ आई कैप की स्टडी डेस्क का पेज नंबर भी साथ साथ बताऊंगा ताकि आप खुद देख सकें कि ये सवाल आई कैप की बुक में से पूछे गए हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नंबर वन, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेजर्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। ये बात आपको पता है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बेस पे जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं कैपिटल की तो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कहलाता है। लेकिन बच्चों इसको हम आईकैप की बुक में देखते हैं कि आईकैप की बुक में ये बात हमने कहाँ पे लिखी हुई है। बच्चे देखिए, आईकैप की बुक का पेज नंबर है 288। ये आप निकाल लें और इसमें देख लें फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है जी, अंडर दिस कंसेप्ट ए प्रॉफिट इज अर्न्ड ओनली इफ द फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी or operating capability of the entity or the resources or funds needed to achieve the capacity at the end of the period exceeds the net asset at the beginning of the period. ठीक है, excluding any distribution to and contribution from owners during the period। मतलब ऑनर की तरफ से पैसा जो आए या जाए वो निकाल के आपने बाकी बात करनी है कि आपने अपने प्रॉफिट से इतना कैपिटल मेंटेन कर लेना है कि आप अपनी इन्वेंट्री को जो साल के शुरू में बाय कर सकते थे या प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी जो साल के शुरू में थी वही प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपके साल के एंड पे होनी चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ठीक है जी। ये बात बच्चों एक और जगह पे भी लिखी हुई है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बच्चों पेज नंबर 305 है आईकैप की बुक का। इसके ऊपर उन्होंने इस तरह से क्या किया हुआ है कि पूरा एनालिसिस करके दिया हुआ समराइज फॉर्म में। यहाँ पे भी बच्चों फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात की गई। तो अगर आप आईकैप की बुक के आखिरी पेजेस जो है यही एक दफ़ा देख लेना तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें आपको पेपर में फैसिलिटेट करेंगी। ठीक है जी। अब बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं। इसके बारे में आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ट्रू है। बिल्कुल ये बात हमने आईकैप की बुक से साबित की है। अगला सवाल देखते हैं जी, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। इन्फ्लेशन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है जी, इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे, मतलब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात नहीं हम कर रहे और ना ही हम फाइनेंशियल कैपिटल में रियल टर्म्स की बात कर रहे हैं, हम मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं जिसमें इन्फ्लेशन की वजह से हम डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करते। अच्छा, सीधी सी बात है जी, जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी, आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो बच्चों इन्वेंट्री की वैल्यू, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू ऊपर जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल कम होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा होता है और आपके नेट प्रॉफिट में भी इजाफा होता है। इन टर्म्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। ठीक है, तो आपके प्रॉफिट जो है वो अपनी रियल वर्थ से ज्यादा शो हो जाते हैं। लेकिन आपकी इन्वेंट्री तो बढ़ जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन आपकी किताबों में पड़ा हुआ लैंड पास्ट प्राइसेस के ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें इजाफा नहीं रिकॉर्ड होता। आपकी किताबों में पड़ा हुआ, बैलेंस शीट में पड़ा हुआ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाकी तमाम एसेट्स पास्ट प्राइसेस में पड़े हुए हैं, पुरानी माजी की कीमतों में पड़े हुए हैं। आपके तमाम बैलेंस शीट में तमाम जितने भी एसेट्स हैं वो माजी की प्राइसेस पे पड़े हुए हैं और वो वैल्यूज आज की निस्बत जो है वो रिड्यूस नजर आ रही होंगी। तो उसके हिसाब से बच्चों हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो एसेट जो हमें नजर आ रहे हैं हकीकत में उनकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन वो हमें पुरानी वैल्यू पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ओके जी। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं बच्चों। Income represents all increase in assets or decrease in liabilities that result in increase in equity। ये बात पार्शियल ट्रू है, कंप्लीट ट्रू नहीं है। तो पार्शियली तो ये बात ठीक है कि भाई इनकम रिप्रेजेंट करती है ऑल इंक्रीज इन एसेट्स। कैसे? पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं यहाँ पे कि बच्चों अगर आपने चीजें बेची हैं डेटर को उधार पे बेची हैं तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 1 लाख रुपए से,
ठीक है जी। तो आपकी इनकम में तो इजाफा हुआ है, लेकिन आपके एसेट्स में भी इजाफा हुआ है। दूसरी एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अब वो कहता है जी आपके एसेट्स में इजाफा होगा तो इनकम होती है, या लाइबिलिटीज में कमी होगी तो इनकम होती है। अब एग्जांपल देते हैं जी। फर्ज करें जी 1 जनवरी को आपने एक बंदे से एडवांस पकड़ा, तो आप बच्चों डेटर को डेबिट करेंगे, सॉरी आपने एडवांस पकड़ लिया तो आप कैश को डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए से, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपए से। ये 1 जनवरी की बात हो रही है। 10 जनवरी को जब आपने उसको चीजें भेज दी तो आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर को डेबिट करेंगे, और बच्चों सेल को आप क्रेडिट कर रहे होंगे। तो बच्चों जो लाइबिलिटी आपने पहले रिकॉर्ड की थी, अब वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और इनकम में इजाफा हो जाएगा। ये दो एग्जांपल, और भी बड़ी एग्जांपल हो सकती है, अनअर्न्ड रेवेन्यू की एग्जांपल हो सकती है, लेकिन फिलहाल आपकी इनकम में इजाफा होता है तो एसेट में इजाफा होता है या लाइबिलिटी में कमी होती है। ठीक है, ये बात इसलिए कही हुई, इनकम रिप्रेजेंट्स ऑल इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। यहाँ तक की बात तो ठीक है, लेकिन इसके आगे भी बात है, तब जाके जुमला मुकम्मल होता है। वो बात यहाँ पे आई कि आपने मिस कर दी। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको लिख दिया कि ट्रू है, लेकिन ये पार्शियल ट्रू है, मतलब अगर इसको वैसे इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो ये फॉल्स है। अब वो मैं देखता हूँ कि आई कैप की बुक में क्या लिखी हुई बात। अब जो देखें आई कैप की बुक में पेज नंबर है जी आपके पास ये 277। आई कैप की बुक में यहाँ पे इनकम की डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स, ये बात ठीक है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये बात ठीक है। दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जुमला मुकम्मल नहीं होता, इसके आगे भी कुछ है। अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम्स, वो पैसा जो मालिकों ने अपनी जेब से निकाल के कारोबार में लगाया उसको हम इनकम नहीं कहते। फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर इशू किए तो एंट्री क्या पास करेंगे जी, कंपनी में पैसा आया 1 लाख रुपए से, लेकिन शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपए से, और ये शेयर कैपिटल इनकम नहीं है, ये इक्विटी में इजाफा तो हुआ है लेकिन ये इनकम की वजह से नहीं, चीजों की वजह से नहीं हुआ, तो ये वाली इनकम नहीं है। ये बात लगी, एसेट्स में इजाफा हुआ है लेकिन आपकी इनकम में इजाफा नहीं हुआ, और यहाँ पे जो इजाफा हुआ है वो इक्विटी में इजाफा हुआ है। ये जो शेयर होल्डर अपने जेब में से पैसे निकाल के कंपनी को देते हैं और शेयर बाय करते हैं, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम्स। तो जो शेयर आपने इशू करके पैसा इकट्ठा किया उसके अलावा अगर इक्विटी में इजाफा हुआ है तो वो इनकम है। तो ये बच्चों ये बात यहाँ पे आनी चाहिए थी, इक्विटी में इजाफा होता है लेकिन हमेशा इक्विटी में इजाफा इनकम की वजह से नहीं होता, कुछ शेयर होल्डर ने जो हमारे शेयर बाय किए होते हैं उसकी वजह से भी इक्विटी में इजाफा होता है। तो बच्चों इस तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा जो है ना स्टेटमेंट फॉल्स है, और साथ हम इसके ये हवाला भी देंगे। उसके बाद बच्चों अब हम पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। ये फॉल्स है, ये आपने लिखना है ये फॉल्स है, और उसके सामने आपने बताना है कि भाई अदर देन दोज क्लेम्स फ्रॉम दी इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी आप कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, टू बी ए परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ए डिपिक्शन वुड हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक, इट वुड बी कंप्लीट, रेलेवेंट एंड वेरीफाइड। ठीक है जी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है बच्चों, ये भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर आई कैप ने सॉल्व उठाया है। इसको मैं दिखाता हूँ कि आई कैप जो 3 कैरेक्टरिस्टिक अपनी किताब में बता रहा है क्या वो यही है या कोई और है। अब जो 3 कैरेक्टरिस्टिक जो आपने याद रखनी है ना, वो ये लिखी हुई है, टू बी ए परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन डिपिक्शन वुड हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक, इट वुड बी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। ये 3 बातें याद रखनी है। तो इस हवाले से जो हमारी जो स्टेटमेंट बनती है जो क्वेश्चन के अंदर है वो फॉल्स साबित होती है। यहाँ पे ये 3 बातें आनी चाहिए थी जो पेपर में लिखी हुई रेलेवेंट, वो बात नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है जी बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप क्लियर कर लें। प्लस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेट वुड बी इनकर्ड एट दैट डेट। ठीक है, ये बड़ी डिटेल में बात लिखी हुई है। खैर ये बात हमारे उसमें सवाल में तो नहीं है, लेकिन ये बात बच्चों आपको अच्छी तरह से पता चल जानी चाहिए कि वो वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन में करंट कॉस्ट की बातें कर रहा है। तो वो जो वैल्यू इन यूज है वो वहां पे अगर ना लिखा होता, करंट कॉस्ट लिखा होता, तो हमारा वो पॉइंट ठीक होता, लेकिन वैल्यू इन यूज के अंदर करंट कॉस्ट की डेफिनेशन लिख रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी, हम वैल्यू इन यूज के बारे में कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो।
ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यूज आर एग्जिट वैल्यूज। करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यूज आर एग्जिट वैल्यूज। अब बच्चों ये आप यहाँ पे याद रखिएगा कि एग्जिट वैल्यू क्या होती है और एंट्री वैल्यू क्या होती है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं, फिर करंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू की बातें हम करते हैं। बच्चों एंट्री वैल्यू और एग्जिट वैल्यू ये क्या बला होती है, ये हम एक कंसेप्ट से क्लियर करते हैं। ये कंपनी है, कंपनी ने बाहर से जो चीजें मंगवानी होती हैं उसकी पेमेंट करनी होती है और चीजें कंपनी के अंदर आती हैं, इसको कहते हैं एंट्री वैल्यू। मतलब आपने फर्ज करिए एक मोबाइल बाय किया कंपनी के यूज में लाने के लिए और वो आया जी 1.5 लाख रुपए का, तो इसके लिए आप परचेज कॉस्ट का वर्ड यूज कर रहे होंगे, ठीक है जी। परचेज प्राइस है ये जिसकी बेसिस पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे, या करंट कॉस्ट है थी उसके लिए भी आप ये वर्ड यूज कर रहे होंगे। अब एग्जिट वैल्यू क्या बला है, एग्जिट वैल्यू वो है कि जिस वैल्यू पे, जिस अमाउंट पे आप उसको मार्केट में सेल कर रहे होंगे और आप पैसे रिसीव कर रहे होंगे, उसको कहते हैं एग्जिट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल आपने मार्केट में बेचा और ये 1,60,000 रुपए का बेचा। अब ये जो 1,60,000 रुपए का बेचा है आपने, इसके लिए बच्चों हम कभी भी वर्ड परचेज प्राइस यूज नहीं करेंगे या कॉस्ट का वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम जो मार्केट में वर्ड यूज करते हैं उसको हम फेयर वैल्यू कहते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का वर्ड हम एंट्री वैल्यू के लिए यूज करते हैं क्योंकि हमने चीजें बाय करनी होती हैं। परचेज प्राइस का वर्ड भी हम एंट्री वैल्यू के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू के लिए जो वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, वो एग्जिट वैल्यू यूज कर रहे होते हैं क्योंकि उस अमाउंट पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चीजें निकलना है, एग्जिट करना है, ठीक है जी। ये एंट्री वैल्यू और आपको एग्जिट वैल्यू क्लियर हो जाना चाहिए। करंट कॉस्ट वो कॉस्ट जिस पे आपने कोई चीज बाय की है करंटली, वो करंट कॉस्ट है, तो ये तो एंट्री वैल्यू है। और फेयर वैल्यू जो है ये एग्जिट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आपने इस अमाउंट पे चीजें बेचनी होती है, ठीक हो गया जी। अब आईक्यू की बुक में देखते हैं कि ये बातें कहां पे लिखी हुई है। अब बच्चों दोबारा पेज नंबर 284 पे आ जाए, करंट कॉस्ट की बात करते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है बच्चों, करंट कॉस्ट लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एन एंट्री वैल्यू। करंट कॉस्ट भी एंट्री वैल्यू है, इस वक्त आप करंटली जो चीजें बाय करेंगे आप पेमेंट करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी एंट्री वैल्यू क्योंकि आपने साल पहले या 2 साल पहले कोई चीज बाय की होगी, तो उस वक्त जो पेमेंट की होगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है और वो भी एंट्री वैल्यू है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एन एंट्री वैल्यू, ये समरी यहाँ पे बनी हुई है, इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है। फेयर वैल्यू इज एन एग्जिट वैल्यू, वैल्यू इन यूज इज एन एग्जिट वैल्यू, क्योंकि आप वैल्यू न्यूज से मुराद दिया है कि आपने फ्यूचर में जो बेनिफिट लेने हैं तो वो आप उतना पैसा कमा रहे होंगे, वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, आप उसको बेच के भी पैसे कमा सकते हैं। करंट कॉस्ट इज एन एंट्री वैल्यू, ठीक हो गया जी। तो बच्चों ये बात भी जो है वो फॉल्स आ जाएगी और आपने उसमें बता देना है कि किस तरह से ये फॉल्स है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है जी, रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड ओवरराइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल ट्रू है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है ये आपने याद रखना है। और स्टैंडर्ड क्या होता है। IFRS स्टैंडर्ड्स है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से क्या मुराद है, एक ऐसा जनरल एक प्रिंसिपल या जनरल जो रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि एग्जांपल है जी गोइंग कंसर्न, एक जनरल रूल है। नंबर 2 प्रूडेंस, एक जनरल रूल है, जनरल कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। नंबर 3 मैचिंग कंसेप्ट, ये भी जनरल रूल है, ठीक है जी। नंबर 4 मटेरियलिटी कंसेप्ट। ये सारे के सारे जनरल रूल्स हैं, जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस जब आपको प्रोवाइड की जाएं तो वो कहलाता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्योंकि ये सारे के सारे कंसेप्ट्स हैं। इन तमाम कंसेप्ट्स को अगर किसी जगह पे लिखा जाए तो उस फ्रेमवर्क का नाम होगा फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो इन तमाम गाइडलाइंस की रोशनी में बनाए जाते हैं, ठीक है जी।
लेकिन वो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, वो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में अप्लाई हो रहे होते हैं। ये जनरल रूल्स हैं और वो स्पेसिफिक रूल्स हैं। बच्चों अगर मैं आपको इसको मजीद एलेबोरेट करूं कि ये किस तरह से अप्लाई हो सकता है, जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं जी, कुरान और हदीस। कुरान में जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, हदीस में स्पेसिफिक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई जनरल इंफॉर्मेशन कुरान में अवेलेबल नहीं होगी, हदीस में अवेलेबल होगी, तो वो एप्लीकेबल होगी हर जगह पे। मतलब कुरान में 5 नमाजों का जिक्र नहीं है, 5 नमाजों का जिक्र जो है वो हदीस में है। नमाज कैसे पढ़नी है वो कुरान में उसका जिक्र नहीं है, हदीस में जिक्र। तो बच्चों जिस तरह से कुरान एक जनरल गाइडलाइन है और स्पेसिफिक गाइडलाइन जो है वो हदीस है, इसी तरह से बच्चों कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो जनरल रूल्स है और स्पेसिफिक जो रूल्स है वो हदीस के। बात समझिए। तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि आप बाहर दोनों चीज़ों को देखेंगे तो कंट्रास्ट है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप किसी से अगर मशवरा करेंगे तो आपको उसमें करके दिखाएगा कि भाई किस तरह से ये चीज़ें रिकनसाइल होती हैं, किस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बाहर के इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। तो वही कंसेप्ट ये है बच्चों यहाँ पे कि जनरल रूल्स ये हैं और स्पेसिफिक रूल्स ये हैं। बज़ाहिर मतलब हकीकत में तो ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन बज़ाहिर अगर आपको इनमें कोई कन्फ्लिक्ट नजर आए तो याद रखिएगा IFRS जो होंगे वो ओवरराइड कर जाएंगे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को हम छोड़ देंगे, IFRS को पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस किसी खास जगह पे वो चीज़ अप्लाई हो रही हो। ठीक है जी, ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है बच्चों। अब बच्चों ये बात ICAP की बुक में पेज नंबर 276 पे भी लिखी हुई। ये जरा देखिए जी, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट ए स्टैंडर्ड एंड नथिंग इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स एनी स्टैंडर्ड और एनी रिक्वायरमेंट इन ए स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो ये पेज नंबर 276 पे लिखा भी हुआ है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जनरल गाइडलाइंस हैं, स्पेसिफिक गाइडलाइन जो स्टैंडर्ड की हैं। हम अगर इन दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो याद रखिएगा बच्चों, कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है वो पीछे रह जाएगा। समटाइम्स स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में फिर हम IFRS को फॉलो करेंगे। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद है जी बच्चों पॉइंट नंबर 8, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी द मोस्ट रेलिवेंट टू इन्वेस्टर्स as they are interested in maximizing the return on their investment and purchasing power। बिल्कुल बच्चों ये बात बिल्कुल ट्रू है। ये भी हम ICAP की बुक से साबित करते हैं कि ICAP की बुक में ये बात कहाँ लिखी हुई है। ये देखें बच्चों, पेज नंबर 290 पे देखिएगा जरा। ये टॉपिक है जी कंपेयरिंग द टू कंसेप्ट, जहाँ पे दोनों कंसेप्ट को कंपेयर किया जा रहा है। वहाँ पे ये बात हुई है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी द मोस्ट रेलिवेंट टू इन्वेस्टर्स एज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड देयर फॉर इट्स परचेजिंग पावर। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है पेज नंबर 291 पे। तो ये आपने इसी तरह से याद रखना है बच्चों कि भाई ये बात जो भी हो रही है ये भी बिल्कुल ठीक बात हो रही है। तो बच्चों इसका आंसर भी ट्रू है, इसका आंसर भी ट्रू है और ये फॉल्स है। ठीक है जी। तो बच्चों आपको ये बातें समझ आ जानी चाहिए। ये सवाल सारे का सारा जो है वो उन्होंने ICAP की बुक से पूछा हुआ था। ICAP को लगता था कि बच्चे जो थ्योरेटिकली जो है ना चीज़ें नहीं पढ़ते, तो ICAP ने जानबूझ के इस तरह से चीज़ें इस चैप्टर में से पूछी ताकि आप एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करके, रट्टा ना लगाएं, लेकिन गो थ्रू आप इस चैप्टर को ज़रूर करें। देखिए 7 से 8 नंबर का सवाल तकरीबन हर अटैम्प्ट में आ रहा है। तो बच्चों ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चैप्टर छोड़ देंगे तो 43 पे रह गए तो बाद में आपको दुख होगा कि यार काश मैंने वो 7 नंबर का सवाल कर लिया। ठीक है जी। तो बड़ा आसान सी चीज़ें हैं बच्चों, इसमें इतनी कोई रट्टे वाली और मतलब बहुत ज़्यादा दिनों का तो टाइम लगना नहीं इसके ऊपर याद करने के लिए। तो एक आधा दिन आप लगाएं इसके ऊपर, इंशाल्लाह आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। होपफुली बच्चों आपको सवाल समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।